मैंने 18 साल की उम्र में रोड साइड पर एक छोटी बच्ची को अकेला पाया था। मैंने बहुत लंबे समय तक कोशिश की, लेकिन मैं कभी उसके हार्ट को वार्म नहीं कर सका। बाद में जब उसका व्हाइट मूनलाइट सामने आया, तब मुझे रियलाइज हुआ कि उसका एक जेंटल साइड भी है। बस वो पर्सन मैं नहीं था। जिस दिन मैंने उसे छोड़ देने का डिसीजन लिया, मैंने झूठ बोला कि मैं जल्द ही वापस आऊंगा, और फिर कभी वापस नहीं लौटा। 7 साल बाद हम फिर से एक फिल्म सेट पर मिले। वो अब एक बेस्ट एक्ट्रेस बन चुकी थी, और उसने एक बार फिर मुझे कसकर पकड़ लिया। तुम जल्द ही वापस आने वाले थे, तुम कहाँ चले गए थे? मैं इतना नर्वस था कि मेरे हाथों में स्वेटिंग हो रही थी। नई बेस्ट एक्ट्रेस बाई निंगबिंग मेरे ठीक 5 मीटर पीछे खड़ी थी। अगर मैं पीछे मुड़ता तो मेरा फेस उसके सामने होता। मिस बाई, अगला सीन एक एक्स लवर के साथ रियूनियन का है। आपको उसमें थोड़ा लिंगरिंग अफेक्शन और बिछड़ने की रिलक्टेंस दिखानी होगी। बाई निंगबिंग धीरे से मुस्कुराई। मुझे नहीं लगता कि लिंगरिंग अफेक्शन दिखाना एक अच्छा आइडिया है। वो ऑलरेडी एक एक्स बॉयफ्रेंड है, तो उसके लिए नॉस्टैल्जिक होने की क्या जरूरत है? उसकी वॉइस अभी भी उतनी ही कोल्ड और इंडिफरेंट थी। 18 साल की उम्र में भी वो इसी टोन का यूज करती थी। वो कभी मुझे श्याओयू बुलाती थी, कभी लो तो कभी हाई पिच पर। हमारे पीछे डिस्कशन जारी रहा। मुझे सुनाई नहीं दे रहा था कि असिस्टेंट डायरेक्टर क्या कह रहा है, लेकिन बाई निंगबिंग का वो डिस्टेंट टोन बिल्कुल साफ सुनाई दे रहा था। वो मेरी सेकंड गर्लफ्रेंड थी। मैं उसे बहुत पहले ही भूल चुका हूँ। मुझे पास्ट में जीना पसंद नहीं है, और जहां तक उसके पास्ट की बात है, मैं उसे अपनी कोई एक्वेंटेंस मानने का इरादा भी नहीं रखता था। फिल्मिंग खत्म होने के बाद हम अपने अपने रास्ते चले गए। जब मैं ख्यालों में खोया था, तभी एक कलीग ने अचानक मुझे जोर से आवाज दी, श्याओयू, क्या तुम्हें प्रॉप्स मिल गए? मेरे पीछे एकदम सन्नाटा छा गया। मैंने प्रॉप्स उठाए और जल्दी से वहां से निकल गया। बाई निंगबिंग ने मेरा पीछा नहीं किया। शायद उसने सुना नहीं, या सुनकर भी केयर नहीं किया। स्टूडियो सेट करते वक्त मैंने अपने कलीग से कहा, नेक्स्ट टाइम मुझे श्याओ फेंक बुलाना, मुझे अब श्याओ यू मत बुलाओ। क्यों? श्याओ यू सुनने में अच्छा लगता है। क्या श्याओ फेंक ज्यादा प्रोफेशनल नहीं साउंड करता? मेरा कलीग जोर से हंसा और मेरी इस बात को मान गया। असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर यह मेरी पहली फिल्म थी। क्रू ज्वाइन करने से पहले ही मुझे पता था कि फीमेल लीड बाई निंगबिंग है। वो एक सेकंड जनरेशन स्टार थी, जिसके कंट्रोल में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के आधे रिसोर्सेज थे, और उसकी एक्टिंग एक्सीलेंट थी। उसने 25 साल की उम्र में ही बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीत लिया था। अनफॉर्चुनेटली मैं उसका पहला प्यार था। मैं हेसिटेट हो रहा था कि मुझे यहाँ आना चाहिए या नहीं, लेकिन आखिरकार इतनी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिस न करने के लिए मैं यहाँ आ गया। मैंने मन ही मन कसम खाई थी कि मैं उसे अपने बारे में बिल्कुल पता नहीं चलने दूंगा, वरना मेरा करियर खत्म हो जाएगा। क्योंकि 7 साल पहले हमारा ब्रेकअप बहुत ही अनप्लेजेंट सिचुएशन में हुआ था। मैंने अपने लेटर में लिखा था कि मैं शुरू से जानता था कि वो एक अमीर घराने की लड़की है। मैं उसके पास सिर्फ उसकी फैमिली की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए आया था। एक्चुअली मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे जेंटल लोग पसंद है। अब हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। मैंने जो वर्ड्स लिखे थे वे काफी केयरफ्री लग रहे थे, लेकिन मेरा जाना बहुत अकवर्ड था। मुझे नहीं पता कि वो लेटर पढ़कर बाई निंगबिंग को कैसा लगा होगा, लेकिन वो एक ऐसी पर्सन है जो हमेशा रिवेंज लेती है। अगर उसने मेरे करियर को टारगेट किया तो मैं बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। बाई निंगबिंग टीवी से ज्यादा रियल लाइफ में ब्यूटीफुल लगती थी। उसके जीन्स सच में अनबीटेबल थे। आखिर उसके पेरेंट्स भी तो अवार्ड विनिंग एक्टर्स थे। उसका थोड़ा सा डोमिनेंस भी किसी ऑर्डिनरी इंसान की लाइफ को पूरी तरह बदल सकता था। लेकिन मुझे बाई निंगबिंग का ऑरा पसंद था। मैं स्कूल के दिनों को अच्छे से समझता था। वो स्कूल की ब्यूटी क्वीन रही होगी, है ना? ये सुनकर मेरा दम ही घुट गया। बाई निंगबिंग स्कूल की ब्यूटी क्वीन, ये रिडिकुलस था। वो न सिर्फ ब्यूटी क्वीन नहीं थी, बल्कि एक ऐसी पावरफुल बिग सिस्टर थी जिससे हर कोई बचकर निकलता था। मैं कभी नहीं भूल सकता जब मैं उससे पहली बार मिला था। बहुत तेज रेन हो रही थी। लोग स्ट्रीट पर जल्दी जल्दी जा रहे थे। वो रोड साइड पर बिना किसी मूवमेंट के एक लॉस्ट सोल की तरह बैठी थी। जब मैं उसके पास गया तब उसने थोड़ा मूवमेंट किया। उसकी वॉइस बहुत अग्रेसिव थी, गेट आउट। लेकिन मैं वहां से नहीं गया, बल्कि मैंने उसे उस रेन से बचाया। वही शुरुआत थी मेरी और बाई निंगबिंग की यादों की। मैंने अपना सिर हिलाया ताकि उन यादों को दूर कर सकूं। स्टूडियो में बहुत शोर था। मैंने सीढ़ियों पर जाकर बैठने का सोचा, लेकिन जैसे ही मैंने डोर ओपन किया, मैंने बाई निंगबिंग को अंधेरे में खड़े देखा। उसने मुझे कोल्डली देखा, बिल्कुल वैसे ही जैसे सालों पहले देखती थी। सीढ़ियां डार्क और साइलेंट थीं। मैंने अपना सिर झुकाया और जाने लगा, लेकिन बाई निंगबिंग ने मुझे आवाज दी, तुम काम क्या करते हो? असिस्टेंट डायरेक्टर। अभी ग्रेजुएशन खत्म हुई है और तुम ऑलरेडी डायरेक्टर के असिस्टेंट हो। थैंक यू मिस बाई। तुम्हारी एज क्या है? 25। वो इंडिफरेंटली धीरे से हंसी। हम सेम एज के हैं। तुम मुझे फिर से मिस बुला रहे हो? यहाँ तक कि असिस्टेंट डायरेक्टर भी मुझे मिस बाई बुलाते हैं। मैंने अपने दांत भींचे और रिप्लाई किया, मिस बाई। उस डार्कनेस में मैं बाई निंगबिंग को साफ नहीं देख पा रहा था। ऐसा लगा उसने ऊपर देखा, पर उसकी स्माइल बहुत कोल्ड और एक्सप्रेशनलेस थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन मैंने उम्मीद बनाए रखी कि वह मुझे नहीं पहचानेगी। 7 साल पहले के मुकाबले मैं पूरी तरह चेंज हो चुका था। एक पतले कमजोर लड़के से मैं एक हैंडसम यंग मैन बन चुका था, जिसे इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे कि मेरे रिलेटिव्स भी मुझे पहचान नहीं पाते थे। मिस बाई प्लीज आप रेस्ट कीजिए, मैं चलता हूँ। तभी उसने मुझे फिर आवाज दी, तुम्हारा नाम क्या है? क्या फेंक ट्रान ने कभी कोई दूसरा नाम यूज किया है? नो। बाई निंगबिंग साइलेंट रही। मुझे कोल्ड स्वेट आ गया। मेरा नाम पहले फेंक ट्रान था, फिर मैंने इसे चेंज करके फेंक श्याओयू रख लिया था। उसने मुझे एक बार ट्रिक किया था, अब मैं उसे ट्रिक कर रहा था। हिसाब बराबर था। 10th ग्रेड के समर वेकेशन में मुझे बाई निंगबिंग एक स्ट्रीट कॉर्नर पर मिली थी। उसने कहा था कि उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है और कोई फैमिली नहीं है। मैंने उसका यकीन कर लिया था। मुझे लगा वह मेरी तरह ही एक गरीब बच्ची है जिसे कोई नहीं चाहता। जब मैं छोटा था, मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था। दोनों ने दूसरी शादी कर ली थी और उनके अपने बच्चे थे।
वे मुझे नहीं चाहते थे, इसलिए मुझे मेरी आंट के बेसमेंट में रहने के लिए भेज दिया गया था। मैं बचपन से ही बहुत ओबेडिएंट था, क्योंकि ओबेडिएंट होने का मतलब था कि कम से कम मुझे खाना तो मिल जाएगा। बाइनिंग बिंग और मैं दो बिल्कुल अपोजिट टाइप के लोग थे। मैं इंट्रोवर्ट और शांत था। पढ़ाई के अलावा मुझे किसी चीज की समझ नहीं थी। 11th ग्रेड में बाइनिंग बिंग और मुझे सेम क्लास अलॉट हुई। कोई नहीं जानता था कि उसकी फैमिली क्या काम करती है। यहाँ तक कि अफवाहें थीं कि वह एक ऑर्फन है। हम स्कूल में स्ट्रेंजर्स की तरह रहते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि हर रात बाइनिंग बिंग मेरे बेसमेंट की विंडो नॉक करती थी। मैंने उसके लिए एक छोटा सा कॉर्नर क्लियर किया था जहां वो अपना मैट्रेस लगा सके। अगले दिन उसकी फैमिली के जागने से पहले ही वह सुबह जल्दी निकल जाती थी, जैसे वो कभी वहां थी ही नहीं। बाइनिंग बिंग अक्सर बहुत हार्ड स्टडी करती थी और उसे हमेशा इंजरीज होती रहती थी। हर बार जब मैं उसके घावों पर मेडिसिन लगाता तो वह कहती, श्याओ यू प्लीज थोड़ा जेंटल रहो। श्याओ यू, क्या तुम थोड़े और जेंटल हो सकते हो? श्याओ यू मेरा निकनेम था, जो मुझे मेरी लेट ग्रैंड मदर ने दिया था। फेंग शाओयू के मुकाबले मुझे यह नाम ज्यादा पसंद था। चूंकि बाई निंगबिंग हमेशा फ्लोर पर सोती थी, मुझे सबकॉन्शियसली लगता था कि वह मुझसे भी ज्यादा पिटीफुल है। इसके अलावा मुझे एक बार का इंसिडेंट याद आया जब मैं अपनी बुक भूल गया था और टीचर मुझे डांट रहे थे। तब बाई निंगबिंग बैकरो से सीधे फ्रंट डेस्क पर आई और अपनी बुक मेरी मेज पर पटक दी। हालांकि मैं एक लड़का था, लेकिन मेरा प्यूबर्टी पीरियड लेट था, इसलिए मैं काफी छोटा दिखता था। दूसरी क्लासेस के स्टूडेंट्स अक्सर मुझे बुली करते थे और जब भी मैं हर्ट फील करता और मुझे समझ नहीं आता कि पलटकर कैसे लड़ूं, बाई निंगबिंग खड़ी हो जाती और मुझे प्रोटेक्ट करती थी। ये मेरे प्रोटेक्शन में है। मुझे लगा हम दोनों सेम बोट में हैं। बहुत बाद में मुझे समझ आया कि वहां कोई एम्पैथी नहीं थी। बाई निंगबिंग एक सेकंड जनरेशन सेलिब्रिटी थी। उसकी फैमिली के पास अनगिनत प्रॉपर्टीज और सुपर कार्स थी। उसके एक पेयर ऑफ शूज के पैसों से मेरे डांस के पूरे कपड़े आ सकते थे। वह सिर्फ मुझे स्पाइट करने के लिए मेरा यूज कर रही थी। मुझे ये कब रियलाइज हुआ? रफली कहें तो जिस दिन लू जिंगनियान सामने आया था। मेरे ख्याल अचानक टूट गए जब मैं फिल्मिंग रूम में वापस आया और मेरे हाथ में एक मिल्क टी का कप थमाया गया। लू जिंगनियान विजिट करने आया था और सबके लिए मिल्क टी लाया था। मैंने देखा कि वह लंबा हैंडसम मैन उस ड्रामा क्वीन के बगल में खड़ा था और वे दोनों एक परफेक्ट मैच लग रहे थे। मैंने दूर देखा बाई निंगबिंग अपना हेड लू जिंगनियान के शोल्डर पर टिकाए उसकी बातें सुन रही थी। बाकी सबकी तरह मैं भी उस ब्यूटीफुल सीन से अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा था। तभी अचानक बाई निंगबिंग को कुछ एहसास हुआ और उसने सीधे मेरी तरफ देखा। मैंने तुरंत अपना सिर झुका लिया। जब मैंने दोबारा ऊपर देखा तो वह मेरी तरफ नहीं देख रही थी। ऐसा लगा जैसे ये सिर्फ मेरा एक इल्यूजन था। बिंग बिंग, फिल्मिंग खत्म होने के बाद क्या तुम मेरे साथ मेन्यू स्क्रिप्ट चेक करने चलोगी? उसका टोन और बिहेवियर बिल्कुल 3 साल पहले जैसा था। मैं गहरी सोच में डूब गया। हाई स्कूल में बाई निंगबिंग और मेरे बीच हमेशा एक प्योर इनोसेंट क्लासमेट का रिलेशनशिप रहा। यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के बाद समर वेकेशन में ही हम दोनों साथ आए थे। बाई निंगबिंग बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक नहीं थी, नहीं उसने मुझे रिजेक्ट किया, लेकिन वो कभी एक भी जेंटल वर्ड नहीं बोल पाती थी। हालांकि कुछ एस्पेक्ट्स में वो एक मॉडल गर्लफ्रेंड थी, थॉटफुल, कंसिडरेट और मेरा फेस सेव करने में बहुत अच्छी। बाई निंगबिंग ने कभी मुझे अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। एक बार मैं उससे मिलने हाइजो गया था ताकि उसे सरप्राइज दे सकूं, लेकिन उसने फ्राउन किया और मुझे दूर भेजते हुए कहा, यहां दोबारा मत आना। एक्चुअली मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, उसका नेचर ही ऐसा था। जब तक लू जिंगरान महंगे कपड़ों में परफेक्ट हेयर स्टाइल के साथ एक डैजलिंग लाइट की तरह सामने नहीं आया था। बिंग बिंग, तुम यहाँ क्यों भाग आई? मुझे अभी एक फेरी मिली है, चलो मैं तुम्हें राइड पर ले चलता हूँ। लू जिंगनियान ने मुझे शक भरी आंखों से देखा। बिंग बिंग, ये गाय कौन है? हेलो, मैं बाई निंगबिंग का बॉयफ्रेंड हूँ। तुम यहाँ क्या लाए हो? बिंग बिंग तुम्हारी तरफ देख भी कैसे सकती है? मैं उसका फ्यूचर हस्बैंड हूँ। हमारी फैमिलीज का एंगेजमेंट तय है। ये किसने कहा? बाई निंगबिंग का फेस डार्क हो गया और उसने लू जिंगनियान को पीछे धकेल दिया। एंगेजमेंट को लेकर उसका टोन बहुत फर्म था। मैंने कभी एग्री नहीं किया, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन बहुत वीक था। बाद में जब बाई निंगबिंग के पेरेंट्स मेरे पास आए तो मुझे पता चला कि वह एक ऑर्डिनरी सेकंड जनरेशन सेलिब्रिटी नहीं है, बल्कि उसकी फैमिली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के आधे हिस्से को कंट्रोल करती है। चूंकि उसके अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशन टेंस थे, इसलिए उसने जानबूझकर एक प्रेस्टिजियस हाई स्कूल से नॉर्मल स्कूल में ट्रांसफर लिया था और घर जाने से बचती थी। उसके पेरेंट्स साल भर बाहर रहते थे, अपनी बेटी पर बहुत कम ध्यान देते थे और उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह हर दिन क्या करती है। उस कन्वर्सेशन के एंड में उसके फादर ने मुझसे कहा, यंग मास्टर फेंग, आप शायद यह नहीं जानते, बाई निंगबिंग भले ही एक लड़की है, लेकिन वह बहुत रिबेलियस है। वो आपके साथ सिर्फ हमें प्रोवोक करने के लिए है। वो आपसे जेन्युइनली प्यार नहीं करती। उसने पहले भी कई बार ऐसा किया है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप नोटिस कर सकते हैं कि वह जिंग नियान को कैसे ट्रीट करती है। वह जिससे प्यार करती है वह जिंग नियान ही है। बस वे बचपन के फ्रेंड्स हैं, इसलिए उसे अभी अपनी फीलिंग्स का एहसास नहीं हुआ है। यंग मास्टर फेंग, आप और हमारी फैमिली सेम पाथ पर नहीं है। मुझे कैसे रियलाइज हुआ कि उसके फादर ने झूठ नहीं बोला था। हालांकि वो हमेशा कंप्लेंट करती थी कि वह कितना ट्रबसम है, लेकिन बाई निंगबिंग लू जिंगनियान के साथ बहुत पेशेंट रहती थी। एक बार लू जिंगनियान मुझे गरीब कहकर मजाक उड़ा रहा था, लेकिन जैसे ही बाई निंगबिंग आई उसने तुरंत एक विक्टिम फेस बना लिया। बिंग बिंग, फेंग शाओयू ने अभी मुझे हिट करने की धमकी दी। फेंग शाओयू, मैंने तुमसे कहा था ना कि उसे टीज मत करो। उस मोमेंट में समझ गया कि बाई निंगबिंग कोई ऐसी आयरन ट्री नहीं है जिस पर फ्लावर्स नहीं खिलते। बस वे फ्लावर्स मेरे लिए नहीं खिले थे। अगस्त के एंड में मैंने बाई निंगबिंग के पेरेंट्स की कंडीशंस एक्सेप्ट कर ली। उनकी स्पॉन्सरशिप से मैं अब्रॉड स्टडी करने चला गया। मेरी सिचुएशन के हिसाब से ये मेरी लाइफ की इकलौती फॉरेन स्टडी की अपॉर्चुनिटी थी। जिस दिन मैं जा रहा था मैंने बाई निंगबिंग से कहा कि मैं चॉकलेट खरीदना चाहता हूँ।
उसने हमेशा की तरह अपनी फैमिली का पर्स निकाला और सबसे महंगी चॉकलेट खरीद ली। मैंने उसे एक तरफ हटाते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है, मेरा वेट करो, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। ओके, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। उसके बाद मैं कभी वापस नहीं लौटा। उसके पेरेंट्स की रिक्वेस्ट के मुताबिक मैंने एक हार्टलेस फेयरवेल लेटर छोड़ दिया, जिससे उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो गईं। मेरा पहला प्यार, जो सिर्फ 3 महीने चला था, ऑटम के आते ही शांत हो गया। मैंने अपना नाम चेंज कर लिया और अपने हाई स्कूल के फ्रेंड्स से सारा कॉन्टैक्ट कट कर दिया। मैं पहले बहुत इनकंस्पिक्यूअस था, छोटे क्लासमेट्स मुझे बुली करते थे। मैंने अपनी पढ़ाई की अपॉर्चुनिटी को बहुत चेरिश किया, अपने नाम से लेकर अपने अपीयरेंस तक सब चेंज कर लिया। ऊपर से उसके पेरेंट्स ने मुझे जानबूझकर छिपाया था, इसलिए वह मुझे ढूंढ नहीं पाई। लेकिन मैंने उसके बारे में काफी कुछ सुना था कि मेरे जाने के बाद उसने स्कूल वापस ज्वाइन किया, बीजिंग फिल्म एकेडमी का एंट्रेंस क्लियर किया और उसका स्टारडम का रास्ता खुल गया। कैमरे के सामने वह बहुत जेंटल और एलिगेंट लगती थी। उसकी स्माइल फैंस को अट्रैक्ट करती थी, जो उसके पास्ट से बिल्कुल डिफरेंट थी। मुझे लगता है हर कोई चेंज होता है और मैं भी चेंज हो गया था। वर्क डे एंड हुआ और मैं पूरी तरह थक चुका था, लेकिन मेरे कलीग्स बहुत एक्साइटेड थे। ओ माय गॉड, ये पिक्चर कितनी ब्यूटीफुल है, वे चिल्लाए। क्या बाई निंगबिंग की एक बिहाइंड द सीन्स फोटो? मैंने चुपके से देखा तो वो फोटो सच में टहलका मचा रही थी। उसमें बाई निंगबिंग अनएक्सपेक्टेडली अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिल रही थी। उसकी आंखें देखो, कितनी कैप्टिवेटिंग है। उसने सच में फीमेल लीड कैरेक्टर को जिया था। फोटो में वो शांत खड़ी थी, उसका पोस्चर बहुत डिग्निफाइड था, लेकिन उसकी आंखों में एक वाइल्ड रेड फ्लेम जल रही थी। मुझे सबसे ज्यादा शॉक जिस चीज से लगा वो ये था कि उस फोटो में जिसकी तरफ उसकी नजरें थीं, वह ब्लर सिलुएट मेरा था। अगले दिन फिल्मिंग दोबारा शुरू हुई और मेल लीड का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। ये मेल और फीमेल लीड के बीच एक क्रूशियल कॉन्फ्रंटेशन का सीन था। प्रोग्रेस को डिले नहीं किया जा सकता था। डायरेक्टर बहुत एंग्जाइटी में था और उसने आखिरकार एक स्टंट डबल ढूंढने का डिसीजन लिया, ताकि बाई निंगबिंग के सीन्स पहले शूट किए जा सकें। वह खुद स्टंट डबल चूज करना चाहती थी। मैं भीड़ से दूर खड़ा था, लेकिन उसकी गेज सीधे मुंह पर पड़ी। इसे चूज करो, मैं बहुत बिजी हूँ। डायरेक्टर ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया और मुझे तुरंत मेल लीड के कॉस्ट्यूम में चेंज करने को कहा। मुझे सिर्फ अपना बैक शो करना था, लेकिन मेकअप आर्टिस्ट ने मेरे फेस पर भी पाउडर अप्लाई किया। जब मैं उसके सामने खड़ा हुआ तो वह एक मोमेंट के लिए स्टंट रह गई। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं नर्वस हूँ, क्या तुमने पहले कभी एक्टिंग नहीं की, तुम्हें एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, बस सुनो। थोड़े हेसिटेशन के बाद उसने फिर कहा, रिलैक्स रहो, अगर तुम टेंस रहोगे तो तुम्हारी बॉडी स्टिफ हो जाएगी, जो कैमरे पर अननेचुरल दिखेगी। ओके, मैं एक डीप ब्रेथ लेकर खुद को एडजस्ट कर लेता हूँ। थैंक यू मिस, बाय। मिस्टर जिंग बाद में मुझे शूट करेंगे, आप बस मुझे इसे लाउडली पढ़ते हुए सुनो। कुछ और बात है? वो आगे नहीं बोली। मैंने ऊपर देखा और पूछा, कुछ और बात है? मेरा वो लॉन्ग लॉस्ट लव इंटरेस्ट कहाँ है? उसने अपने लिप्स भींचे। उसकी आंखों में वही कोल्डनेस थी जो सालों बाद भी कम नहीं हुई थी। उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। श्याओ यू, 7 साल हो चुके हैं, अब तक तो उसने चॉकलेट खरीद ही ली होगी, है ना? ओह नो, ये मेरा पहला रिएक्शन था। उसने मुझे पहचान लिया था। कोइंसिडेंटली ये सीन भी वही था जहां फीमेल लीड रियूनियन के बाद मेल लीड से अपनी डीप फीलिंग्स कन्फेस करती है। मैं एक मोमेंट के लिए स्टंट रह गया, ये सोचकर कि क्या ये वही वर्ड्स थे जो वह मुझसे कहना चाहती थी। पर ऐसा कैसे हो सकता है? रियल लाइफ में उसने कभी मुझसे कोई अफेक्शनेट बात नहीं की थी। शूट के बाद डायरेक्टर ने मुझे थम्स अप दिया। शाओफेंग, तुम्हारे अंदर एक्टिंग का अच्छा टैलेंट है, तुम्हारी गेज बिल्कुल स्पॉट ऑन थी। क्या हम दोनों जेन्युइन इमोशंस के साथ एक्टिंग कर रहे थे? अगले कुछ सीन्स के लिए बाई निंगबिंग ने स्पेसिफिकली मुझे इंचार्ज बनाया, जिसने मेरा हेडेक बढ़ा दिया। इसमें उसके इतने इंटरेस्ट थे कि डायरेक्टर भी उसे ऑनफेंड करने की हिम्मत नहीं करता था। फिर भी उसने मुझे चूज किया। क्या ये रिवेंज था? सो हार्ट, मुझे एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिला। मुझे असिस्टेंट से डिप्टी डायरेक्टर प्रमोट कर दिया गया, जो सीधे बाई निंगबिंग को हैंडल करता था। दिन के 18 आवर्स सब कुछ उसी के इर्द गिर्द घूमता था। लेकिन मैं सिर्फ असिस्टेंट डायरेक्टर का काम नहीं कर रहा था। जैसे क्रू को हैवी प्रॉप्स उठाने होते थे, मैं जैसे ही अपनी स्लीव्स रोल अप करता, वो मुझे पीछे खींच लेती और मुझे 1 कप बबल टी लाने भेज देती। सिर्फ बबल टी ही नहीं, उसने बहुत सारे स्नैक्स ऑर्डर किए जो आसानी से डिलीवर हो सकते थे, लेकिन उसने जिद की कि मैं खुद जाकर लाऊं। और दूसरी तरफ मेरे कलीग्स मुझसे बहुत एनवियस थे कि मुझे पैसे भी मिल रहे हैं और मैं बाहर फन भी कर रहा हूँ। लेकिन स्नैक्स लाने के बाद उसने उन्हें खाने से मना कर दिया। उसके अंडर एक वीक काम करके मेरा वेट थोड़ा बढ़ गया था। आखिरकार कलीग्स क्यूरियस हो गए कि क्या वह जानबूझकर तुम्हारे लिए स्नैक्स खरीदती है? नो वे, पर वह तुम्हें बहुत स्पॉइल करती है। वह बहुत स्ट्रिक्ट है। उसकी कंपनी ने इस फिल्म में इन्वेस्ट भी किया है। उसने पिछले असिस्टेंट डायरेक्टर को डांटा था, लेकिन उसने तुम्हें कभी ब्लेम नहीं किया। ये इम्पॉसिबल है, ये एक मिरेकल ही है कि उसने मुझे टॉर्चर नहीं किया। मैंने इस बात से पूरी तरह डिनाई कर दिया। सेट की अफवाहें लू जिंगनियान तक पहुंच गईं और वो तुरंत दौड़कर आया। वो बिंगबिंग का नया असिस्टेंट है। मैं खुद को करेक्ट करने से रोक नहीं पाया। तुम्हारे जैसा एक यंग असिस्टेंट डायरेक्टर क्या काम अच्छे से कर पाएगा? जब यंग मास्टर, किसी बुक को उसके कवर से जज मत करो। जब जिंगरान ने मुझे लंबे समय तक घूरा तो ऐसा लगा जैसे मैं उससे पहले कहीं मिला हूं। वह जरूर किसी गलतफहमी में था। मुझे उस यंग मास्टर के साथ पुरानी बातें याद करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैं अपना वर्क शेड्यूल अरेंज करता रहा। जिंगरान ने कोल्डली कहा, मैंने क्रू में तुम्हारे जैसे बहुत से लोग देखे हैं। ये मत सोचो कि बिंग बिंग तुम्हें वैल्यू देती है तो तुम्हें सोशल लैडर पर चढ़ने का चांस मिल गया है। मैं एडवाइस करूंगा कि अपनी औकात में रहो, वरना बाद में रिग्रेट करोगे। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम बिंग बिंग के एक्स बॉयफ्रेंड जैसे दिखते हो। ये कहकर लू जिंगरान मेरे रिएक्शन का वेट करने लगा। उसे लगा मैं शॉक और अपसेट हो जाऊंगा,
लेकिन मैंने बस कंफ्यूजन से उसकी तरफ देखा। तो क्या हुआ? वो तुम्हें सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट की तरह वैल्यू देती है, इसलिए नहीं कि वो तुम्हें अप्रिशिएट करती है। बिंग बिंग उस मैन से नफरत करती है। ज्यादा कॉकी मत बनो। मैंने अपना काम नीचे रखा और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। अगर वो नफरत करती है तो वो एक सब्स्टिट्यूट क्यों ढूंढेगी? क्या ये एक बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है? लू जिंगनियान स्पीचलेस हो गया। उसके जाने के बाद मैं शांत नहीं हो पा रहा था। बाई निंगबिंग मुझसे नफरत करती है, ऑफकोर्स वो करती है। उसी शाम उसने मुझे मेडिसिन लाने का मैसेज भेजा, ये इंसिस्ट करते हुए कि मैं फीमेल लीड को ऑफेंड ना करूं। मैं मेडिसिन खरीदकर ऊपर ले गया। मुझे लगा वह मुझे थोड़ा टॉर्चर करना चाहती है, लेकिन वह सच में बीमार थी। उसके माथे से पसीना बह रहा था। तुम्हें क्या हुआ है? स्टमक एक। तुम्हारी असिस्टेंट कहाँ है? वो सिटी में है, टाइम पर वापस नहीं आ पाएगी। ये अजीब था, उससे पहले कभी स्टमक प्रॉब्लम्स नहीं हुई थी। तुम्हारा स्टमक क्या हुआ है? तुम फिर से अच्छे से खाना नहीं खा रही हो। तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? किसी ने मेरे लिए खाना सेव नहीं किया। उसने अपनी आंखें आधी खोली और मेरी तरफ देखा। इसने मुझे याद दिलाया जब वह फ्लोर पर सोती थी और मैं हमेशा उसके लिए थोड़ा राइस सेव करता था, लेकिन अपना होमवर्क खत्म करने के बाद वह सब खा जाती थी। एक दाना भी नहीं बचता था। कैंटीन का खाना अभी भी उतना ही खराब था। मैंने देखा कि टेबल पर खाना पाइलअप था और उसमें से स्टीम निकल रही थी। खाना अभी आया था, लेकिन स्टमक एक की वजह से वह उसे स्वेलो नहीं कर पा रही थी। कितने शेम की बात है। मैं क्रू का बॉक्स लंच रोज खाता हूँ और इसे खाने के लिए तरस रहा हूँ। तुम इसे खा लो, उसने कैजुअली कहा। इसे छोड़ना वेस्ट होगा। अगर तुम नहीं खा रहे हो तो प्लीज इसे फेंक दो। मैंने एक डिस्पोजेबल स्पून ली और टेबल पर बैठ गया। मैं साइलेंस में खाना खाने लगा। कमरा बहुत शांत था। मुझे लगा वो सो गई है, लेकिन जब मैं मुड़ा मैंने उसे मेरी तरफ देखते पाया। उसके लिप्स पर एक हल्की सी स्माइल थी, लेकिन जैसे ही हमारी आंखें मिली स्माइल गायब हो गई। वह अपने यूजुअल एक्सप्रेशन में वापस आ गई, जैसे पूरी दुनिया पर उसका उद्धार हो। बिल्कुल अनचेंज्ड। हम हमेशा की तरह साइलेंट थे। दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल रहा था। जब मैं जाने ही वाला था तब उसने अचानक कहा, मेरा लू जिंगनियान के साथ कोई रिलेशन नहीं है। न पहले था, न अभी है, और फ्यूचर में भी कभी नहीं होगा। मैंने पोलाइटली नोट किया, लेकिन मिस भाई मुझे अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे इन वर्ड्स की वजह से उसने कई दिनों तक फ्राउन किया। खैर ठीक था, फिल्मिंग वैसे भी खत्म होने वाली थी, लेकिन रैप अप से कुछ दिन पहले एक बड़ा इंसिडेंट हुआ। तेज हवाओं के बीच एक बोट वाले सीन के दौरान साउंड इंजीनियर बाथरूम की तरफ भागा और मुझे टेम्परेरली उसकी जगह लेनी पड़ी। डेक के एज पर खड़े होकर मैंने एक लंबा थिक ब्लैंकेट पकड़ा जो मुझसे भी लंबा था। मैं स्टंबल हुआ और गिरने ही वाला था कि एक तेज हवा का झोंका आया। मैं अपना बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाया और शिप से नीचे गिर गया। नीचे एक लेक थी और मुझे स्विमिंग नहीं आती थी। उस केओस में मैंने एक जोर की स्क्रीम सुनी और बाई निंगबिंग ने भी सीधे पानी में जंप कर दिया। उसने मुझे बहुत ही फ्रेंटिकली पकड़ा, जैसे वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहा। जब मेरी आंखें खुली मैंने खुद को एक अजनबी रूम में पाया। बेड साइड टेबल पर एक हैंड रिटेन नोट था। ये मेरा घर है, जो फिल्म सेट से ज्यादा दूर नहीं है। मैंने ऑलरेडी तुम्हारे लिए लीव रिक्वेस्ट कर दी है। कुछ दिन रेस्ट करो, अगर जरूरत हो तो कपड़े चेंज कर लो। ड्रेसिंग रूम में मेंस क्लोथ्स हैं जो मैंने अभी किसी से मंगवाए हैं। मैंने तुरंत बाई निंगबिंग की हैंडराइटिंग पहचान ली। बहुत से एक्टर्स के घर फिल्म सेट के एरिया के पास होते हैं, वह भी कोई एक्सेप्शन नहीं थी। मैंने पहले अफवाहें सुनी थी कि वो अपना ज्यादातर टाइम यहीं स्पेंड करती है और उसका घर बहुत क्लीन था। मैं ड्रेसिंग रूम में गया और जो चीज सबसे पहले मेरी आंखों के सामने आई वह था एक ब्लैक अम्ब्रेला। ये वही अम्ब्रेला था जिसका यूज मैंने सालों पहले उसे रेन से प्रोटेक्ट करने के लिए किया था। वह अम्ब्रेला बहुत ओल्ड और वर्न था, लेकिन उसे रूम के सेंटर में बहुत प्रोमिनेंटली रखा गया था। मुझे सालों पहले का वो रेनी डे याद आ गया। मैंने उस अम्ब्रेला का यूज खुद को तूफान से बचाने के लिए किया था। बाई निंगबिंग ने मुझे भेजने की जिद की थी। मुझे नहीं पता मेरे अंदर कहां से हिम्मत आई, लेकिन मैंने अपनी स्लीव्स रोल अप की। वो अपनी इंजरी चेक कराने ऊपर गई थी। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। लकीली उसे हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ी। वहीं रुको, मैं अभी मेडिसिन खरीद कर आता हूँ। मैंने पट्टियों का सेट उसके हाथ में थमाया। जल्दी जाओ, मैं 10 मिनट में वापस आ जाऊंगा। मैं मेडिसिन और खाना दोनों लाया हूँ। उस हैवी रेन ने मुझे पूरी तरह भिगो दिया था और वो बस साइलेंटली मुझे घूर रही थी। उस दिन के बाद से उसने मुझसे कभी कोई हार्श बात नहीं की। बाद में मुझे पता चला कि उस दिन वह सच में बहुत शेकन थी, क्योंकि उसकी लाइफ में कभी कोई ऐसा पर्सन नहीं था जो एक बार जाकर वापस आया हो। मैं पहला था। यादें धुंधली हो गई। मैंने कपड़े लिए और चेंज करने लगा, लेकिन मैंने अभी अपनी शर्ट पहनना खत्म भी नहीं किया था कि ड्रेसिंग रूम का डोर अचानक पुश ओपन हुआ। बाई निंगबिंग और मैंने एक दूसरे को देखा। माहौल थोड़ा ऑकवर्ड था। वह तुरंत पीछे हट गई। जब तक मैं कपड़े न पहन लूं, वेट करो। तुम वहां इस तरह क्यों घूर रही थी? मुझे लगा तुम फिर से चले गए हो। कंप्लेंट मत करो। वह वहीं जम गई। उसका गुस्सा पूरी तरह गायब हो चुका था। यह फ्रेज पहले बहुत यूजफुल होता था। जब भी वह गुस्सा होती मैं बहुत ही जेंटली यह बात कहता था। यह अभी भी वर्क कर रहा था। मैंने अभी तक तुम्हें ब्लेम भी नहीं किया है। तुम चेंजिंग रूम में क्यों नहीं गई? वहां कोई डोर नहीं था। मुझे नहीं पता था कि वह अंदर है। उसे इस तरह ब्लश करते देखकर मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं देखा। अगर तुम्हें अकवर्ड लग रहा है तो मैं अपोलोजाइज कर सकता हूँ। सॉरी, मुझे इसका एहसास पहले ही हो गया था। हालांकि उसका नेचर बहुत स्टबर्न और टफ था, लेकिन कुछ मामलों में वो सरप्राइजिंगली नेइव थी। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा टायर्ड हूँ, मैंने कैजुअली कहा। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये कहते ही मुझे रियलाइज हुआ कि कुछ गड़बड़ हो गई है। उसने अपने लिप्स कसकर भींचे। उसका फेस और नेक पूरी तरह ब्राइट रेड हो चुके थे। मैंने खुद को ड्राई किया। मेरा फेस भी फ्लश्ड था। मैंने तुरंत टॉपिक चेंज किया। क्या आज तुम्हारी फिल्मिंग नहीं है? शूट के बाद मुझे थोड़ा पोरिज बनाने देना। बाद में अपनी मेडिसिन लेना मत भूलना। पानी में गिरने की वजह से मुझे हल्का कोल्ड हो गया था। जब वो एप्रन पहनकर पोरिज लाई तो मैं खुद को उसे देखने से रोक नहीं पाया। वो एप्रन में बहुत जेंटल लग रही थी।
तुमने क्या कहा? मैंने थैंक यू कहा। उसकी आंखें चमक उठी, लेकिन उसका टोन हार्श था। पूरा पोरिज खत्म करना, वेस्ट मत करना। क्या कुछ और खाना है? मैं रिलक्टेंटली तुम्हारे लिए कुक कर सकती हूँ। उसे परेशान करने की जरूरत नहीं है। तुम अपना काम करो। कल सुबह मेरी कोई फिल्मिंग नहीं है और मैं आज रात सेट पर वापस नहीं जाऊंगी, इसलिए मेरे पास खाना बनाने का टाइम है। और हाँ, तुम आज रात यहीं सो सकते हो। मैं गेस्ट रूम में सो जाऊंगा। लेकिन आर्ग्यू करने का कोई फायदा नहीं था। अगर बीमार हो तो बेड पर रहो, खुद को टॉर्चर करना बंद करो। उसने फ्लोर की तरफ पॉइंट किया। पहले की तरह मैं फ्लोर मैट्रेस पर सो जाऊंगी। मिडिल ऑफ नाइट मुझे फिर से फीवर आ गया। वह रात भर सोई नहीं, बार बार मेरे टॉवेल्स चेंज करती रही। फीवर की वजह से मैं डेलीरियस था और हेलुसिनेशंस होना लाजमी था। उस डैज में मुझे लगा मैं उसी क्रैम्प्ड बेसमेंट में वापस आ गया हूँ। वह फ्लोर पर सो रही थी जैसे किसी डेंजर को अवॉइड कर रही हो। मुझसे कुछ मीटर दूर हमारे बीच एक टेबल थी। मैंने उस तरफ देखा तो सिर्फ उसकी पतली बैक दिखाई दे रही थी। एक बार वह बीमार थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मिडिल ऑफ द नाइट मुझे कुछ गड़बड़ लगी। मैंने जब उसका माथा टच किया तो वह बहुत हॉट था। मैंने ऑइंटमेंट ढूंढा और बार बार उसका फेस वाइप किया। अचानक उसने मेरा हाथ कस कर पकड़ लिया, जैसे उसे डर हो कि मैं चला जाऊंगा। और उसने मुझे तभी छोड़ा जब मैं सो गया। ग्रेजुएशन से पहले उसके साथ मेरा यही सबसे क्लोज कॉन्टैक्ट था। ज्यादातर टाइम हम स्ट्रेंजर्स की तरह थे। स्कूल में बस एक दूसरे के पास से गुजर जाते थे। रात भर अजीब सपने देखने के बाद अगली सुबह जब मैं जागा तो वह जा चुकी थी। वह अचानक एक मेकअप शूट के लिए बुलाई गई थी, लेकिन टेबल पर खाना ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था, जिसके ठीक बीच में सबसे महंगे काइंड की चॉकलेट का एक बॉक्स रखा था। लेकिन मैंने अभी अपना आधा मील ही खत्म किया था कि कोई अंदर आया। मुझे लगा वो घर आ गई है, लेकिन जो पर्सन आई वह एक अजनबी वुमेन थी जिसे मैंने पहचान लिया। वो बाय निंगबिंग की मैनेजर और उसकी अच्छी फ्रेंड थी। उसने मुझे घूरा। मैंने बेस्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि मैं सिर्फ क्रू का असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने पूछा। मुझे बस श्याओयू बुलाओ, उसने कहा। वो इतनी सरप्राइज थी कि लगभग जंप करने लगी। श्याओयू, तुम फेंग श्याओयू हो? उसने अमेज्ड फेस से मेरी तरफ देखा। तुम श्याओयू हो? क्यों? मेरा स्केप्टिकल फेस देखकर उसने कंटिन्यू किया। पहले बाय निंगबिंग तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रही थी। जब तुम नहीं मिले उसने खुद को पूरी तरह अबैंडन कर दिया, खाना पीना छोड़ दिया और बहुत कमजोर हो गई थी। अब वह ठीक है, उसने तुम्हें ढूंढ लिया है और वह आखिरकार चैन की सांस ले सकती है। 7 साल हो चुके हैं। अब उसे खुद को टॉर्चर करने की जरूरत नहीं है। तुम जो कर रही हो, मैं उसे सिर्फ 3 महीने से जानता था। इतनी जल्दी भूलना कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? तुम बाय निंगबिंग को नहीं जानते? क्या वह तुम्हारी वजह से एक्ट्रेस बनी? मेरी वजह से? उसके पेरेंट्स के कनेक्शंस की वजह से? बचपन से लेकर बड़े होने तक उसे सेलिब्रिटी लाइफ से नफरत थी। पहले उसकी फैमिली चाहती थी कि वह डेब्यू करे, लेकिन उसने हमेशा मना किया। पर तुम्हारे साथ ब्रेकअप के ठीक बाद उसने अचानक कहा कि वह एक्ट्रेस बनना चाहती है, ये कहते हुए कि तुम्हें मूवीज पसंद थी। अगर वो एक स्टार होगी तो वह सबसे ब्राइट और हाईएस्ट प्लेस पे खड़ी हो सकेगी ताकि तुम उससे देख सको। मैं स्टंट रह गया। ऐसा सच में हुआ था। एक रात मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने उससे बात शुरू की थी। मिस बाई, क्या तुम सो गई हो? मैंने आज एक मूवी देखी, प्रिजनर हंट, बहुत अच्छी थी। इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं भी किसी दिन एक मूवी बनाना चाहता हूँ, पर उसमें बहुत पैसा लगता है ना। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास पैसे नहीं है। मूवी बनाने में ज्यादा पैसा नहीं लगता। मुझे लगा उसे कुछ समझ नहीं आता, ये सिर्फ एक विशफुल थिंकिंग थी, इसलिए मैंने आगे कुछ नहीं कहा। और यह सच था कि उसे सब कुछ याद था। मैनेजर ने अविश्वास में एक गहरी सांस ली। सिर्फ 3 महीनों ने उसे लाइफ लॉन्ग लॉन्गिंग दे दी थी। उसी दोपहर बाय निंगबिंग वापस आई। उसने अपनी मैनेजर से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी फिल्मिंग खत्म होने वाली है। मैं बस थोड़ा टाइडी अप करने आई थी। इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम घर जा सकती हो। इसके अलावा मैं कुछ समय रेस्ट करना चाहती हूँ। कोई दूसरा शेड्यूल मत रखना। ये सच है कि तुम फ्रेंडशिप के ऊपर रोमांस को प्रायोरिटी देती हो। याद है जब वह तुम्हें नहीं मिला था, तुम मेरे सामने पागलों की तरह रोई थी। उसने एम्बैरेस्ड होकर इंटरप्ट किया। मेरे बॉयफ्रेंड के सामने ये सब बातें मत करो। मैंने उसे करेक्ट किया। मैं एक्स बॉयफ्रेंड हूँ। उसने पर्सनली मुझे गुड बाय नहीं कहा, इसलिए इसे ब्रेकअप नहीं माना जाएगा। मैंने एक लेटर लिखा था, वो सिर्फ एक लेटर था। मैंने उसे पढ़ा और फेंक दिया। किसे पता कि उसने खुद लिखा था या नहीं। ये देखकर मैनेजर ने बात को यहीं दबा दिया। तुमने वो लेटर देखा और तुम्हें गुस्सा नहीं आया? मैंने कहा था कि मैं तुम्हारा अफेयर एक्सपोज कर दूंगी। उसके अंदर ऐसा करने की हिम्मत नहीं है। इसके अलावा चाहे वो एक्सपोज हो या ना हो, क्या मैं खुद न्यूज चेक नहीं कर सकती? मैं स्पीचलेस हो गया। वो फ्रूट्स वॉश करने लगी। मैंने कंटिन्यू किया, एक ब्रेकअप के लिए सिर्फ एक पर्सन का एग्रीमेंट चाहिए होता है। तुम इसे एक्सेप्ट करो या ना करो, हमारे बीच काफी समय से कोई रिलेशन नहीं है। वह जम गई और उसने पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा। फेंग श्याओयू, तो फिर मेरा तुम्हारा पीछा करना पॉइंटलेस है। मिस बाई, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? क्या इसलिए कि मैंने तुम्हें डिसीव किया, अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं बताई, या लू जिंगनियान की वजह से जिसे मैं टाइम पर एक्सप्लेन नहीं कर पाई? ये उसके लिए बिल्कुल क्लियर था, हाँ भी और ना भी। मिस बाई, हम डिफरेंट वर्ल्ड से हैं, अब जबरदस्ती मत करो। कमरा पूरी तरह शांत हो गया। पता नहीं कितना टाइम बीता, लेकिन उसकी आंखों में रेड ब्लड स्ट्रीक्स दिखने लगी। उसने कहा, लेकिन मैं अभी भी जबरदस्ती करना चाहती हूँ। मैंने उसकी बातों को हार्ट पर नहीं लिया। फिल्मिंग खत्म होने के बाद मैं अपने होम टाउन वापस चला गया। मेरी आंट का पुराना घर डिमोलिश होने वाला था। उन्होंने मुझे क्लीन अप में हेल्प करने के लिए बुलाया था। हालांकि वह हमेशा अपने बच्चों को फेवर करती थी, लेकिन उन्होंने मुझे पाला था और मैं अनग्रेटफुल नहीं हो सकता था। रास्ते में मैं अपने पुराने हाई स्कूल के पास से गुजरा। स्कूल हाल के सालों में काफी रेनोवेट और चेंज हो चुका था। मैं स्कूल गेट के सामने कुछ देर खड़ा रहा, तभी अचानक एक वॉइस आई, हे तुम। मुझे अब याद आया।
चाओ हूँ, मुझे तुम याद हो। जेनिटर के ऑफिस से एक वुमेन बाहर आई जो मुझसे ज्यादा बड़ी नहीं लग रही थी। तुम पहले इसी स्कूल में पढ़ते थे ना? मुझे याद है, तुम उस समय बाई निंगबिंग के साथ सेम क्लास में थे, है ना? मैंने नोट किया। ये वही लड़की थी जो पहले उससे आर्ग्यू करती थी। सही बात है। आज तुम यहाँ अकेले क्यों हो? बाई निंगबिंग कहाँ है? क्या वह हमेशा तुम्हारे पीछे पीछे नहीं घूमती थी? मैं स्टंट रह गया। मेरे पीछे घूमती थी? हाँ, हर शाम प्रैक्टिस के बाद वो तुम्हारा पीछा करती थी, तुम्हें साइलेंटली घर तक एस्कॉर्ट करती थी। क्या तुम्हें नहीं पता था? ये कैसे हो सकता था? मेरा अविश्वास देखकर उसने कंटिन्यू किया। जिस समय मेरा उससे आर्ग्यू हुआ था, उसी बीच उसने अचानक कहा कि स्कूल ओवर हो गया है और उसे स्कूल वापस जाना है। मुझे यह बहुत अजीब लगा। उसके जैसी लड़की स्कूल वापस जा रही है, इसलिए मैंने उसका पीछा किया और मैंने उसे गेट पर वेट करते पाया। वह तुम्हारे घर पहुंचने तक तुम्हारे ठीक पीछे पीछे चल रही थी। उसके बाद ही वह मुझे ढूंढने आई। बाद में मुझे पता चला कि वह किसी को ऑफेंड करने और तुम्हें उसमें इम्प्लीकेट करने से डरती थी, इसलिए वो तुम्हारी सेफ्टी प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारे पीछे चलती थी। उसने स्ट्रीट के कॉर्नर पर लगे एक पेड़ की तरफ पॉइंट किया। वो वहां तुम्हारा वेट करती थी। 17 साल की बाई निंगबिंग को ब्लैक पहनना पसंद था। वह हमेशा डार्क नाइट में ब्लाइंड हो जाती थी। हवा का एक झोंका आया और ऐसा लगा जैसे वह अभी भी वहीं खड़ी है। मेरी आंट का कॉल आया, उन्होंने मुझे जल्दी आने को कहा। जब मैं वहां पहुंचा, सब लोग सेलर्स क्लीन कर रहे थे। जिस बेड पर मैं सोता था और जो स्कूल सप्लाईज में यूज करता था, उन्हें भी क्लीन किया जा रहा था। बाहर आओ, शाओयू, डी ने कुछ डिस्कवर किया था। यहाँ जल्दी आओ। डी ने ग्राउंड के एक कॉर्नर पर पॉइंट किया जहां मेरा नाम एनग्रेव्ड था। ये उसी लड़की ने एनग्रेव किया था ना, जो अब एक मूवी स्टार है। तुम्हें कैसे पता चला? ओह डियर, वह लड़की यहाँ कब कुछ ढूंढने आई थी मुझे याद नहीं। पहले तुम्हें यहाँ कुछ मिला था और मैंने तुम्हें डांटा था। मुझे याद है तुम उस समय कितने स्टबर्न थे। मैंने तुम्हें डांटना भी छोड़ दिया था। तुमने सच बताने से बिल्कुल डिनाई कर दिया था, ये इंसिस्ट करते हुए कि यह तुम्हारा है। पर मैं जानती हूँ तुम उस काइंड के चाइल्ड नहीं हो। उन दिनों को याद करके मुझे थोड़ा नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है और मैंने तुम्हें नहीं डांटा। वह लड़की ठीक विंडो के बाहर खड़ी थी, उसने सब देखा था। उसके बाद वह मेरे पास आई, मेरे सामने घुटनों पर बैठकर अपोलोजाइज किया कि प्लीज मुझे मत डांटना। मैं डरती थी कि वह लड़की तुम्हें करप्ट कर देगी, इसलिए मैंने रेजोल्यूटली उसे फ्लोर पर सोने से मना कर दिया था। तो ये बात थी। 11th ग्रेड के एंड के पास उसने फ्रीलोड करना बंद कर दिया था। उसने मुझसे कहा था कि उसे रहने के लिए जगह मिल गई है। एक्चुअली वो सिर्फ मुझे अफेक्ट करने से डरती थी। ग्राउंड पर फॉक्स स्क्रैच सिंबलाइज कर रहे थे कि उसने भी कई स्लीपलेस नाइट्स बिताई थी। उसने एक वर्ड नहीं कहा, लेकिन अपने हार्ट में उसने मेरा नाम हजारों बार पुकारा था। फिल्मिंग स्टार्ट होने से एक दिन पहले मैं स्कूल गेट से एक बार फिर घर की तरफ चला। ये फेमिलियर छोटा पार्ट पेड़ों की डेंस रोड से कवर्ड था। हम सीधे एंड तक गए, जहां मुझे टेलीपैथी की तरह बेसमेंट की एक टाइनी विंडो दिखी। मैंने मुड़कर देखा तो रोड के दूसरी तरफ वो मास्क पहने खड़ी थी। 20 मिनट बाद हम अपने यूजुअल रेस्टोरेंट में बैठे थे। फिल्मिंग एंड होने के बाद से मैंने उसके कॉल्स का जवाब नहीं दिया था। अनएक्सपेक्टेडली उसने फिर भी इस रेस्टोरेंट का रास्ता ढूंढ लिया था। ठीक बगल में पुराना वीडियो गेम मार्केट था। मैंने लोगों को आते जाते देखा। अचानक मुझे एक आंसर चाहिए था। बाई निंगबिंग, उस समर जब मैं तुमसे मिलने आया था, तुमने मुझे इंपेशेंटली भगा दिया था। क्या तुम जानती हो मेरा हार्ट कितना ब्रोकन था? वो एक मोमेंट के लिए स्टंट रह गई। मैं बिल्कुल इंपेशेंट नहीं थी, मैं बस स्केयर्ड और एंग्जाइज थी। और वह जगह अच्छी नहीं थी। जो लोग मुझे उस दिन मिले वे अच्छे लोग नहीं थे। वे गर्ल्स हमेशा मेरे अगेंस्ट प्लॉट कर रही थी। जब तुम आए तो मैं सच में डर गई थी कि कहीं वे तुम्हें टारगेट ना कर लें। आई एम सॉरी, मैं बहुत नर्वस थी और तुमने मिसअंडरस्टैंड किया। तभी ऑनर ने हमारा टेबल नंबर कॉल किया। मैंने उससे एक वाटर बॉटल लाने को कहा। जब वह जा रही थी, कुछ वुमेन्स मेरी तरफ मुड़ी। हैंडसम गाय, क्या मुझे तुम्हारा कॉन्टैक्ट मिल सकता है? क्या वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? उसने खाते वक्त मास्क क्यों पहना था? क्या वह बीमार है? मैंने उन्हें कोल्डली देखा। गेट आउट ऑफ द वे। तुम्हारा टेम्परामेंट कितना हॉट है। क्या तुम जानते हो हम इस एरिया में कितनी मेहनत करते हैं? लीडिंग वुमेन ने मेरी चिन टच करने की कोशिश की। अगले ही सेकंड उसकी एक भयानक चीख निकली, क्योंकि मैंने उसकी रिस्ट टाइटली ग्रिप कर ली थी। मैं वुमेन्स पर हाथ नहीं उठाता। तभी वह वापस आई। ये हाथ नहीं उठाएगा, पर मैं उठाऊंगी। उसने अपना सारा डिस्गाइज और इमेज शेड कर दिया। उसकी पूरी बॉडी से एक मर्डरस ऑरा निकल रहा था। मैंने अविश्वास से उसे देखा। मेरी फेमिलियर बाई निंगबिंग वापस आ गई थी। मुझे कोई डाउट नहीं था कि वो अकेले उन चारों को हैंडल कर सकती थी, लेकिन मुझे उसे रोकना पड़ा क्योंकि उसका प्रेजेंट स्टेटस बहुत स्पेशल था। वो फाइट नहीं कर सकती थी, पर वो स्टबर्न थी। उन चारों को घूरते हुए वेमेंटली जस्टिस डिमांड कर रही थी। बाई निंगबिंग, इस तरह होल्ड ऑन मत करो। मुझे उसका हाथ खींचने दो। वो एक मोमेंट के लिए स्टंट रह गई, जैसे उसका मर्डरस ऑरा गायब हो गया हो और उसके शार्प एजेस सॉफ्ट हो गए हो। तो फिर चलो बाई निंगबिंग, चलो भागते हैं। उसने मेरा हाथ कस कर पकड़ा। हम बाहर भागे, स्ट्रीट्स और भीड़ को चीरते हुए। हम बिना थके दौड़ते रहे। हार्ट बीट्स की आवाज हमारे कानों में इन्फिनिटली एम्पलीफाई हो रही थी। थंप थंप थंप। लास्ट टाइम मैंने ये साउंड इसी पर्सन की लाई हुई यूथफुल एक्साइटमेंट की वजह से सुनी थी, और इस मोमेंट भी वो उसी स्टबर्न यंग गर्ल जैसी लग रही थी। हम सीधे उस डिलैपिडेटेड हाउस की तरफ भागे और बेसमेंट में क्रॉल इन कर गए। वो पूरी तरह खाली था, बिना किसी फर्नीचर के, बस कल डिमोलिश होने का वेट कर रहा था। यहाँ तक कि लाइट बल्ब्स भी नहीं थे, सिर्फ मूनलाइट अंदर आ रही थी। शाओयू, हम दोनों ने सेम टाइम पर कहा। फिर डिसाइड हुआ कि पहले मैं बोलूंगा। पहले तुम रोज मेरे साथ घर चलती थी। हाँ, उस समय मेरा टेम्परामेंट हॉट था और मैं अक्सर लोगों को ऑफेंड कर देता था। मैं तुम्हें अकेले जाने देने में कंफर्टेबल नहीं था। तुमने मुझे तब क्यों नहीं बताया? तुम्हें क्यों बताती? वो हंसी और बोली, तुम्हें यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम देना था। बस अपनी पढ़ाई पर फोकस करते, बाकी सब मुझ पर छोड़ देते। फिर उसने ग्राउंड पर लिखी एक और लाइन की तरफ पॉइंट किया। तो इन वर्ड्स का क्या मतलब है? इनका मतलब है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मैं एक मोमेंट के लिए स्टंट रह गया,
जब वो 18 साल की थी, उसने कभी मेंशन नहीं किया था कि उसने मुझे सेड्यूस किया था। उसने धीरे से इंटरप्ट किया, क्योंकि उस समय मुझे कहना नहीं आता था। उसका पास्ट थोड़ा पेकुलियर था। उसके पेरेंट्स थे, पर जैसे नहीं थे, वो कोल्ड रिलेशंस में बड़ी हुई थी। किसी ने उसे सिखाया नहीं था कि किसी से प्यार कैसे करते हैं, नहीं किसी ने बताया कि प्यार कैसे एक्सप्रेस करते हैं। उसने एक बार सोचा था कि यस सर कहना, या मैं तुम्हारे लिए स्पेंड कर दूंगी कहना ही उसकी तरफ से फीलिंग्स का कन्फेशन था। जब मैंने इनिशिएटिव लेकर कन्फेस किया, वो एक्चुअली बहुत हैप्पी थी, लेकिन चूंकि वो प्यार पाने या इंटीमेट होने की हैबिट में नहीं थी, वो बहुत पैसिव रही। उसने एक बार मिरर के सामने आई लाइक यू कहने की प्रैक्टिस भी की थी, पर उसे बहुत शर्म आई, इसलिए उसने इसे लिखने का डिसीजन लिया। उसने दूसरी लड़कियों से सीखकर 1000 पेपर क्रेन्स फोल्ड किए थे, जिसके अंदर उसने आई लाइक यू लिखा था, ताकि वह मेरे बर्थडे पर मुझे दे सके। अनफॉर्चुनेटली वो उस दिन तक नहीं रह पाई। बाद में उसने मूवीज में काम किया और डिफरेंट लाइव्स एक्सपीरियंस की। आखिरकार उसने एक्सप्रेस करना सीखा, पर वो पर्सन जिसके सामने वो कन्फाइड करना चाहती थी, वो वहां नहीं था। कुछ मोमेंट्स के साइलेंस के बाद मैंने फिर पूछा, और लू जिंगनियान का क्या? उसने अपना सिर हिलाया और रिप्लाई किया, मैं उसे अच्छे से ट्रीट करती हूँ, क्योंकि उसने एक बार मेरी लाइफ सेव की थी। जब मैं छोटी थी, मेरे पेरेंट्स मेरी केयर नहीं करते थे। जब बात मेरी आती थी तो सिर्फ वही मुझसे मिलने आता था। एक बार जब मुझे फीवर था, सबसे पहले उसने नोटिस किया था। उसने रोकर तमाशा किया ताकि बड़ों का ध्यान अट्रैक्ट हो सके। तभी उन्हें रियलाइज हुआ कि मैं बीमार हूँ। डॉक्टर ने कहा था कि अगर थोड़ा और लेट लाते तो मैं फीवर से मर जाती। पास्ट को याद करके वो सेल्फ डेप्रिकेटिंगली हंसी। तब से उसने उससे प्रॉमिस किया था कि वो उसे अपने ओल्डर ब्रदर की तरह ट्रीट करेगी और उसके प्रति काइंड रहेगी। इन सालों में उसने सच में उसे एक ब्रदर की तरह ट्रीट किया। पर उस समर वेकेशन में एक और ट्विस्ट था। लू जिंगनियान ने उसे धमकी दी थी कि अगर वो उसे साथ नहीं ले गई तो वो उसके पेरेंट्स को बता देगा, जिससे वे उसे पूरी तरह नापसंद करने लगेंगे। उसके पेरेंट्स हमेशा लू जिंगनियान पर ट्रस्ट करते थे, और अगर वो कोई ट्रबल क्रिएट करता तो ये उसके लिए बहुत डेट्रीमेंटल होता। इसके अलावा मैंने कभी अपने पेरेंट्स के कैरेक्टर पर ट्रस्ट नहीं किया। अगर वे तुमसे गुस्सा होते तो वे तुम्हारे पीछे कुछ प्लॉट कर सकते थे, जिससे तुम यूनिवर्सिटी भी नहीं जा पाते। मैं अचानक सब समझ गया, तो इसलिए तुमने मुझसे कहा था कि उसे प्रोवोक मत करो। हाँ, बाई निंगबिंग समझ गई थी कि मैं किस तरफ रेफर कर रहा हूँ। जब लू जिंगनियान ने कहा कि मैंने उसे फ्रेम किया है, उसने एक वर्ड पर भी बिलीव नहीं किया था। उस समय वो सिर्फ यही होप कर रही थी कि मेरा उससे कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो, यहाँ तक कि एक सिंगल वर्ड भी ना कहूँ, ताकि मैं सेफ रहूं। वो डिजेक्टेड लग रही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी डीप मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी। एक्चुअली तुम मुझसे डायरेक्टली पूछ सकती थी। पास्ट को याद करके मेरा हार्ट 100 कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशंस से भर गया। वो नहीं जानती थी कि किसी से प्यार कैसे करते हैं, तो क्या मैं जानता था? नो, मैं भी नहीं जानता था। मुझे मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने अबैंडन कर दिया था। मेरे अंदर उनसे क्वेश्चन करने का करेज नहीं था। मेरी वर्ल्ड में सिर्फ डिलीजेंटली स्टडी और वर्क करके ही मुझे कोई रेयर कॉम्प्लीमेंट मिल सकता था, तभी मैं दोबारा अबैंडन होने से बच सकता था। इसलिए बाई निंगबिंग के सामने मेरा हार्ट ब्रोकन था, और मेरे अंदर उससे एक सिंगल क्वेश्चन करने की हिम्मत नहीं थी। गुस्सा होना तो दूर की बात थी, प्यार करना ना जानना हम दोनों की एक शेयर्ड एलिमेंट थी। मूनलाइट पानी की तरह जेंटल थी। पर एक और बात है, मैंने उससे कन्फेस किया। मेरे अब्रॉड जाने का रीजन ये था कि तुम्हारे पेरेंट्स ने उसके लिए पे किया था। तुमने ये ऑलरेडी गेस कर लिया होगा। एक्चुअली वह ना जाने का चॉइस भी ले सकता था, पर शायद ये उसकी लाइफ की इकलौती अब्रॉड स्टडी की अपॉर्चुनिटी थी। वो एक बार सेल्फिश हुआ था, मैं समझती हूँ। वो बहुत जेंटली मुस्कुराई। शाओयू, तुम बहुत काइंड हो। मैं सच में होप करती हूँ कि तुम थोड़े सेल्फिश बन सको। खुद को आउटसाइडर्स से हर्ट मत होने देना, ताकि तुम फ्यूचर में अच्छा कर सको। मैं भी अपने करियर को प्रायोरिटी दूंगी। नो प्रॉब्लम, मैं तुम्हारे फुटस्टेप्स फॉलो करूंगी। मैं एक मूवी स्टार हूँ, मेरा फ्यूचर इन्फिनिट है। मैं क्यों तुम्हारे पीछे चलूंगी? यहाँ तक कि मूवी स्टार बनना भी तुम्हारी वजह से ही स्टार्ट हुआ था। पर हम सिर्फ 3 महीने से एक दूसरे को जानते हैं। पर मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए सिर्फ 3 महीने की नहीं है। उसने डिसिसिवली एक्ट किया, सिर्फ बातें नहीं की। अगले दिन वो पब्लिकली सामने आ गई, यहाँ तक कि मुझे एक्सक्लूड करते हुए। अ लाइफ टाइम फॉर 3 मंथ्स। इसने लगभग इंटरनेट क्रैश कर दिया। पूरा इंटरनेट स्टंट था। मैं बहुत वरीड था कि उसके पेरेंट्स फिर से कोई ट्रबल क्रिएट करेंगे, पर मेरी चिंता अननेसेसरी थी। वो 25 साल की थी। भले ही उसके पेरेंट्स अप्रूव न करें, उससे क्या डिफरेंस पड़ता है? उसके पर्सनालिटी के साथ वे इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते थे। शायद वे उसे 7 साल पहले भी कंट्रोल नहीं कर पाए थे, इसलिए उन्होंने मुझे टारगेट किया था। बस मैं अपनी खुद की इनसिक्योरिटी से हार गया था। उसके पब्लिकली सामने आने के बाद एक और पर्सन ग्रुप में ज्वाइन हुआ। उसी दिन जब जिंग नियान गुस्से में मुझसे मिलने आया, तो मैंने कहा कि वो फेमिलियर लग रहा था। वो फेंग शाओ ही था। ओके, सो क्या हुआ? बिंग के साथ जल्दी ब्रेकअप करो। मैं वही हूँ जिससे उसकी एंगेजमेंट तय है। मैंने अपना मुंह खोला, कुछ कहने के लिए हेसिटेट हुआ, पर रुक गया। तभी बाइनिंग बिंग वहां आ गई। वो लू जिंगनियान के ठीक पीछे खड़ी थी, और उसने अपना प्रोवोकेशन कंटिन्यू रखा। क्या तुमने ऑनलाइन पब्लिक ओपिनियन देखा है? सब कह रहे हैं कि तुम एक वुमनाइजर हो, एक थर्ड पार्टी जो मेरे और बाई निंगबिंग के बीच इंटरफेयर कर रही है। अगर तुम अपनी जॉब लूज नहीं करना चाहते तो जल्दी उसके साथ ब्रेकअप करो और उसे मुझे वापस दे दो। हमारे बीच क्या फीलिंग्स हैं मुझे क्यों नहीं पता। उसने कोल्डली पलटकर जवाब दिया। लू जिंगनियान फ्लस्टर्ड होकर चिल्लाया, तुम इस गरीब लड़के के लिए इतनी इन्फैचुएटेड क्यों हो? अपने वर्ड्स वॉच करो। उसने टेबल स्लैम की। उसका टोन थ्रेटनिंग था। तुमने कहा था कि तुम मुझे ब्रदर की तरह ट्रीट करोगी। तुम बिना किसी रीजन के क्यों गुस्सा हो रहे हो? मैंने ऑलरेडी सब कैलकुलेट कर लिया है। अगर हम सिर्फ ब्रदर्स हैं तो किसी और चीज की फैंटेसी मत रखना, वरना हम फ्रेंड्स भी नहीं रहेंगे। लू जिंगनियान से पहले कभी किसी ने इस तरह बात नहीं की थी। वह गुस्से में चिल्लाया,
बाय निंग बिंग, तुम उसके जादू में आ गई हो ना। मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड करूंगा, बस तुम वेट करो। उसका वुमनाइजर का रेपुटेशन कभी वॉश नहीं हो सकता था। फर्स्ट, मेरे और उसके बीच किसका कोई रिटेन एविडेंस नहीं है। वह सिर्फ बड़ों के बीच एक जोक था। मैंने कई बार पब्लिकली डिनाई किया है। उसने अपनी आंखें नैरो की। सेकंड, अगर उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड करने की हिम्मत की तो मुझसे कोई मर्सी की उम्मीद मत रखना। पर यह स्काउंड्रेल तुम्हारे बिल्कुल लायक नहीं है। उसने अचानक उसकी तरफ तरस से देखा। वह अपना मुंह खोलता है और लोगों को गरीब होने के लिए क्रिटिसाइज करता है। लू जिंगनियान, क्या तुमने कभी किसी से जेन्युइनली प्यार किया है? ऑफ कोर्स मैंने किया है। क्या तुम मुझे पसंद करते हो? मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। उसने उसे बीच में ही रोक दिया। सपोज मेरा सरनेम बाई नहीं होता, मेरे सेलिब्रिटी पेरेंट्स नहीं होते, सपोज मैं सिर्फ एक ऑर्डिनरी यंग गर्ल होती, तो क्या तुम तब भी मुझे पसंद करते? जिंगनियान स्टंड रह गया, जैसे उसने कभी इस क्वेश्चन पर कंसीडर ही नहीं किया था। सपोज एक रेनी डे पर तुमने मुझे रोड साइड पर उस स्टेट में बैठे देखा होता, क्या तुम मुझे शेल्टर देते? नो, तुम सिर्फ मन ही मन मुझे सोशल स्कम कहकर कर्ज करते। तुम जिसे पसंद करते हो वो मेरा स्टेटस है, मैं एक पर्सन के तौर पर नहीं। तुम ये भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि मैं पहले एक ऑर्डिनरी यंग गर्ल थी। वो मुझे अपने साथ खींच ले गई। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, लू जिंगनियान अभी भी वहीं स्टंड खड़ा था। ऐसा लगा जैसे उसे एक बड़ा ब्लो लगा हो, और मुझे नहीं पता उसे अभी तक समझ आया या नहीं। पर एक वीक बाद मैंने सुना कि लू जिंगनियान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे प्लान के मुताबिक आगे बढ़ी। बाइनिंग बिंग के पास उसे रोकने का कोई राइट नहीं था, पर उसने इस क्राइसिस से डील करने के लिए बहुत सी चीजें प्रिपेयर कर रखी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस अप्रोच कर रही थी, पर वह वैसी नहीं थी जैसी हमने एक्सपेक्ट की थी। लू जिंगनियान परफेक्टली ड्रेस्ड होकर कैमरों के सामने आया। उसका फेस हैगार्ड लग रहा था। उसने थकी हुई आवाज में कहा, आज मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहता हूं। मेरे और बाई निंगबिंग के बीच कोई रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पूरा क्रू एक्साइटमेंट से बच कर रहा था। सब कोई सेंसेशनल न्यूज सुनने आए थे, जैसे उस एक्ट्रेस के चीट होने की अफवाह। बाई निंगबिंग और मैं हमारी फैमिलीज की बिजनेस पार्टनरशिप की वजह से साथ बड़े हुए हैं, पर वो मुझे अपने ओल्डर ब्रदर की तरह ट्रीट करती है और मैं उसे सिर्फ एक यंगर सिस्टर की तरह। जहां तक एंगेजमेंट की बात है, वह सिर्फ एक बेसलेस अफवाह थी। हम दोनों में से किसी ने उसे एक्नॉलेज नहीं किया था। हमारे पेरेंट्स बस जोक कर रहे थे, सीरियसली नहीं लिया था। मैंने कभी उसे पसंद नहीं किया और न ही उसने मुझे। प्लीज इन फॉल्स अफवाहों को स्प्रेड करना बंद करें। जहां तक फेंग शाओयू की बात है, वो एक मोमेंट के लिए रुका, फिर सीरियसली बोला, वो बाई निंगबिंग का पहला प्यार था। मैंने एक बार उसे उसके अपीयरेंस से जज किया था और मैं उसके प्रति एक्सट्रीमली गिल्टी फील करता हूं। पब्लिक ओपिनियन तुरंत शिफ्ट हो गया। लोग लू जिंगनियान के पास्ट के एरोगेंट स्टेटमेंट्स ढूंढकर उन पर हीटेड डिस्कशन करने लगे। पर अच्छी न्यूज ये थी कि बाई निंगबिंग ने जो भी पीए मटेरियल्स प्रिपेयर किए थे, उनकी अब कोई जरूरत नहीं थी। मैं एक्सट्रीमली पजल्ड था कि उसने अचानक अपना पर्सनैलिटी इतनी ड्रास्टिकली क्यों चेंज कर लिया। वह धीरे से हंसी। अगर वह चेंज नहीं होता तो दोनों फैमिलीज को फ्यूचर में साथ कोऑपरेट करने का चांस भी नहीं मिलता। उसके पास अब फैमिली में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस था और फैमिली बिजनेस उसी के हाथों में था। लू जिंगनियान के पास इस कोऑपरेशन की वजह से अपना सिर झुकाने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। अगले 6 महीने और बीत गए और बाई निंगबिंग के फादर बीमार हो गए और बिजनेस मैनेज नहीं कर पा रहे थे। उसकी मदर ने भी अपने ज्यादातर शेड्यूल्स कैंसिल कर दिए ताकि घर पर रहकर उनकी केयर कर सके। इसके अपोजिट उसका करियर और भी ज्यादा सक्सेसफुल हो गया और पूरी पावर उसी के हाथ में थी। बड़े लोग अब उसमें बिल्कुल इंटरफेयर नहीं कर सकते थे। उसके किसी भी डिसीजन में इंटरफेयर नहीं कर सकते थे। उसे जब इस बात का रियलाइजेशन हुआ, वह पूरी तरह एक डिफरेंट पर्सन में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। जो चीजें उसके पास पहले नहीं थी, वह अब उन्हें मेकअप करना चाहती थी। उसके वेइबो का आधा कंटेंट मेरे बारे में होता था। वह जिस भी प्रोग्राम में अपीयर होती थी, वहां मेरा मेंशन करती थी। मैं पहले एक रिबेलियस टीनेजर थी। वह मेरा बॉयफ्रेंड ही था जिसने मुझे डार्कनेस से बाहर निकाला और मुझे लाइट दिखाई। पर इसका एक लास्टिंग इम्पैक्ट भी रहा। मुझे मत ढूंढना। वो फिर से पैनिक हो जाती थी। उसकी वॉइस में यह डर साफ दिखता था कि कहीं मैं दोबारा ना चला जाऊं। कभी कभी मिडिल ऑफ द नाइट वो अचानक चौंक कर जाग जाती और मुझे कसकर पकड़ लेती। उसका मुंह लगातार मेरा नाम पुकारता रहता था। दूसरों की आंखों में जो कोल्ड और अलूफ एक्ट्रेस थी, वह मेरे सामने सरप्राइजिंगली अफेक्शनेट थी। वो बार बार मेरा नाम पुकारती थी, मुझे उन वर्ड्स की याद दिलाते हुए जो धूल के नीचे दबे हुए थे। 27 साल की उम्र में बाई निंगबिंग और मैंने अपने पुराने स्कूल को विजिट किया। यूथ भी 4 सीजन्स की तरह आता है और चला जाता है। वहां हमेशा कुछ लोग वाइब्रेंट यूथ के साथ होते हैं और कुछ प्यार की पहली फीलिंग्स से बिविल्डर्ड होते हैं। हमारे पुराने क्लासरूम के बाहर एक बड़ा पेड़ खड़ा था। हम उसके नीचे खड़े होकर रेसिटेशन की गूंजती हुई आवाजें सुन रहे थे। उसने पूछा, सपोज अगर तुम उस साल वापस नहीं आते तो? मैं वापस आता। मैंने रिप्लाई किया। तुम इतने श्योर कैसे हो सकते हो? उसने पूछा। तुम उस रेनी डे पर वापस आए थे, इसलिए मैं बिलीव करती हूँ कि तुम इस बार भी मेरे पास वापस आओगे। उसकी लाइफ में मैं इकलौता पर्सन था जो एक बार जाकर दोबारा लौटा था और अब हम पुराने क्लासरूम की विंडो के नीचे साथ खड़े थे। वो अपने टोज पर खड़ी हुई और उसने मुझे किस किया। शाओयू, आई लव यू। मैंने उसे हाई स्कूल के दिनों में वापस पा लिया था। एक ऐसी छोटी बच्ची जिसे कोई नहीं चाहता था। आज मुझे उसे ढूंढने की 10वीं एनिवर्सरी थी और हमारा मैरिज सर्टिफिकेट रिसीव करने का पहला दिन भी था। अगर कभी कोई मुझसे पूछे कि मुझे मिला सबसे बेस्ट लव लेटर क्या था, तो मैं उससे बताऊंगा वो स्कूल के बाद की छोटी एली थी और वे डार्क नाइट्स जो हमने साथ बिताई थी। हाँ,